हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट न्यूज है पीएलआई स्कीम से रिलेटेड। पीएलआई का मतलब क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देगी। इसी के कंटेक्स्ट में रिसेंटली व्हाइट गुड्स के लिए पीएलआई स्कीम से रिलेटेड एप्लीकेशंस शुरू की गई थी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पीएलआई का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, और पीएलआई का ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जाए ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें, और दूसरा जो प्रोडक्ट्स अभी हम इंपोर्ट करते हैं उनको कम कर सकें। तो यानी एक्सपोर्ट्स को तो इंक्रीज करना और इंपोर्ट्स को डिक्रीज करना है, इंपोर्ट्स पर से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना, ये पीएलआई स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है। एक और टर्म यहाँ पर मेंशन की गई है, व्हाइट गुड्स। सो व्हाइट गुड्स कौन से हैं? ये लार्ज इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई। सो 10 सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने ये पीएलआई स्कीम अप्रूव की हुई है। ये है 10 सेक्टर्स। आप स्क्रीन पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें से कई पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से सेक्टर हैं। सो ये 10 सेक्टर्स हैं। दूसरा, आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि इनकी इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट कौन सा है। सो जैसे एडवांस केमिकल सेल बैटरी के लिए जो इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है वो है नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, जबकि इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है MEITY। ऑटोमोबाइल के लिए इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। फार्मा के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। फूड प्रोडक्ट्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स के लिए है MNRE, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और व्हाइट गुड्स के लिए है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी DPIIT, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में है। और लास्ट है स्पेशलिटी स्टील, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में है। दूसरी चीज आपको देखना है कि ये जो फाइनेंशियल अलोकेशन है ये 5 साल के लिए है। सो यहाँ पर आप एक रफ एस्टिमेशन देख सकते हो कि किस सेक्टर को कितना फाइनेंशियल अलोकेशन मिला है। सो आई थिंक हाईएस्ट ऑटोमोबाइल कंपोनेंट को दिया गया है। सो ये थे पीएलआई स्कीम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट आर्टिकल है PASI PHAE। सो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली ये टर्म न्यूज में थी, ये किस चीज से रिलेटेड है। सो सबसे पहले जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है पोलर एरियाज स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट। सो ये स्काई सर्वे प्रोजेक्ट है और ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, यानी मल्टीपल एंटिटीज इसमें मिलकर काम कर रही हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम स्टार्स। सो जो स्टार्स हैं यानी तारे हैं, उनसे जो लाइट आ रही है उसके पोलराइजेशन को स्टडी करना, ये टर्म यहाँ पर मेंशन है। सो उसके पोलराइजेशन को स्टडी करने के लिए ये एक प्रोजेक्ट है। फुल फॉर्म है पोलर एरियाज स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल्स हैं इटालियन मरीन केस से रिलेटेड। सो ये एंटायर इश्यू क्या है, इसका मैं एक आपको ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये 2 इटालियन मरीन्स हैं। 2012 में इन्होंने केरला के 2 फिशरमैन्स पर फायर कर दिया था, यानी गोली चला दी थी, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। बाद में इंडिया ने इटली के इन 2 मरीन्स पर केस रजिस्टर कर दिया। सो ये मैटर पहुंचा यूनक्लोस में। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यूनक्लोस क्या है? यह है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। सो जब ये मैटर यहाँ पहुंचा तो यूनक्लोस ने रूल किया कि इंडिया के पास इनको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करने के लिए जुरिस्डिक्शन नहीं है, यानी इंडिया इनको क्रिमिनली सजा नहीं दे सकता है क्योंकि इनके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। सो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत इन पर जो केसेस रजिस्टर थे उनको आर्टिकल 142 के तहत कैंसिल कर दे, क्वैश कर दे। इसके बदले में जो इटली की सरकार है उन्होंने जो विक्टिम्स हैं, यानी जिन लोगों की मौत हुई थी, उनको भी फाइनेंशियल रिलीफ देने की बात कही है। सो ये एंटायर इश्यू था। अब इसमें से आपसे क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं? ये एनरिका लेक्सी, इसके बारे में पूछ सकते हैं। सो ये इटली और इंडिया से रिलेटेड इश्यू है और जो
व्हीकल था जिसमें ये इटालियन मरीन्स थे उसका नाम था एनरिका लेक्सी, और जो फिशिंग बोट जिसमें वो केरला के फिशरमैन थे जिन पर इन इटालियन मरीन्स ने गोली चलाई थी, उस बोट का नाम था सेंट एंटोनी। दूसरी बात आपसे पूछा जा सकता है कि यूनक्लोस क्या है। तीसरी बात आपसे आर्टिकल 142 के बारे में पूछा जा सकता है। इस आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ जो क्रिमिनल केस था इंडिया में उसको क्वैश कर दिया है, यानी कैंसिल कर दिया है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए रिसेंटली द टर्म एनरिका लेक्सी वाज इन न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री, ये इंडिया और इटली से रिलेटेड केस के कारण न्यूज में था। नेक्स्ट है FAO। FAO का मतलब है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इनकी पहली वर्चुअल मीटिंग हुई थी, वर्चुअल यानी ऑनलाइन। FAO का मतलब है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और रिसेंटली इसकी 42nd समिट हुई थी, लेकिन ये पहली वर्चुअल समिट। और ये कॉन्फ्रेंस जो है FAO की जो कॉन्फ्रेंस है ये हर 2 साल में होती है, और ये FAO की गवर्निंग बॉडी है। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका मुख्यालय है वो रोम में है, रोम इटली में है, और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। लास्ट ईयर यानी 2020 में इसने 75 ईयर्स कंप्लीट किए थे, और इसी ओकेजन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 75 रुपये का कॉमेमोरेटिव कॉइन भी रिलीज किया था। इसके अलावा FAO रिसेंटली न्यूज में था कोडेक्स के कारण, कोडेक्स एलिमेंट्रियस। ये FAO और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तैयार किए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कोडेक्स एलिमेंट्रियस किस चीज से रिलेटेड है, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, और ये WHO और FAO की ज्वाइंट इनिशिएटिव है। इंडिया में फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स के लिए हमारे पास है FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। रिसेंटली ये न्यूज में थी पीवा के कारण। पीवा क्या है? रिसेंटली CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, उनकी एक लेबोरेटरी CSIO ने पीवा डेवलप किया है। पीवा का फुल फॉर्म है प्रिसीजन आयोडीन वैल्यू एनालाइजर। ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे वेजिटेबल ऑयल में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को मेजर किया जा सकता है, यानी वेजिटेबल ऑयल कितना अनसैचुरेटेड है इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। ये आयोडीन वैल्यू का एक मेजरमेंट है, और जिसकी मदद से वेजिटेबल ऑयल में कितना अनसैचुरेशन है इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। रिसेंटली इस पीवा को FSSAI ने अप्रूवल दिया है। इसको तैयार किसने किया है? CSIR की लेबोरेटरी CSIO ने। CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और जो देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट है ताइवान रिपोर्ट्स लार्जेस्ट इनकर्जन बाय चाइनीज फोर्स। इनकर्जन का मतलब है घुसपैठ। यहाँ पर ये न्यूज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ताइवान और चाइना की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं। ये है चाइना, ये है ताइवान, ये है इसकी कैपिटल ताइपी, और ये है साउथ चाइना सी। नाउ चाइना और ताइवान के कंटेक्स्ट में एक टर्म हमेशा न्यूज में रहती है, वन चाइना पॉलिसी। ये जो चाइना है इसका ऑफिशियल नेम है PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये जो ताइवान है इसका ऑफिशियल नेम है ROC यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब ये मेनलैंड चाइना है, ये क्लेम करता है कि ये ताइवान है ये भी इसी का पार्ट है, और सिर्फ एक ही चाइना है, यानी ये जो ROC है ये भी इसी का पार्ट है। इसको वन चाइना पॉलिसी बोलते हैं, जबकि ताइवान का क्लेम है कि वो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री है। ये एंटायर इश्यू होता है हमेशा इन दोनों एंटिटीज के बीच। रिसेंटली चाइना एक और इवेंट के कारण न्यूज में था, ये है 3 चाइल्ड पॉलिसी। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इंडिया वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, या फिर इंडिया ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज करता है। ताइवान की बात करें तो ताइवान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं है, और ना ही ये WHO का मेंबर है, लेकिन ताइवान WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। नेक्स्ट है केरला का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट न्यूज में था, ये किस स्टेट से रिलेटेड है, या फिर ये इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ये केरला से रिलेटेड है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर तैयार करना, ताकि केरला का जो सदर्न एंड है यानी मोस्ट सदर्न एंड है उसको केरला के नॉर्दर्न साइड से कनेक्ट किया जा सके। ये एक सेमी हाई स्पीड रेलवे
नेटवर्क कॉरिडोर है। नेक्स्ट है डीप ओशन मिशन। सो रिसेंटली कैबिनेट ने इस डीप ओशन मिशन को मंजूरी दे दी है और इसके लिए जो फाइनेंशियल एलोकेशन की गई है वो है 4077 करोड़ रुपए और रिसेंटली इसको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने मंजूरी दी है, CCEA। CCEA के जो चेयरपर्सन होते हैं वो है प्राइम मिनिस्टर। इनफैक्ट ये CCEA ही फाइनल अथॉरिटी है MSP के कंटेक्स्ट में, यानी MSP CCEA के द्वारा ही अप्रूव किया जाता है। MSP क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और MSP को रिकमेंड किया जाता है CACP मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए। कमेंट बॉक्स में बताइए टोटल कितनी क्रॉप्स के लिए भारत सरकार MSP अनाउंस करती है। नाउ कमिंग बैक टू दिस डीप ओशन मिशन। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ओशन रिसोर्सेज हैं उनके बारे में एक्सप्लोरेशन करना और उनको प्रोटेक्ट करना और उनके बारे में रिसर्च और डेवलपमेंट करना। इससे ब्लू इकोनॉमी को भी फायदा होगा। ब्लू इकोनॉमी का मतलब है जो हमारे मरीन रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर सके। और इस डीप ओशन मिशन के लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है MOES, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। और ये 5 साल के लिए प्रोजेक्ट है जिसके लिए फाइनेंशियल एलोकेशन है वो है 4077 करोड़ रुपीस और फर्स्ट फेज है वो 2021 से 2024 तक की होगी। इसके लिए अभी फाइनेंशियल एलोकेशन की गई है 2823.4 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं और बाइडेन जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं। इन दोनों के बीच फर्स्ट समिट और ये समिट का प्लेस है विला ला ग्रांज। ये कहाँ है? ये है जेनेवा में। बाइडेन की बात करें तो रिसेंटली उन्होंने यूके के साथ मिलकर न्यू अटलांटिक चार्टर साइन किया है। न्यू अटलांटिक चार्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है डेमोक्रेसी, फ्री नेविगेशन, ओपन ट्रेड को प्रमोट करना। यूके की बात करें तो रिसेंटली यूके G7 समिट का होस्ट था। इसके अलावा रिसेंटली यूके न्यूज में था क्योंकि डेमोक्रेसी 11 नाम की टर्म न्यूज में थी। रिसेंटली जब जो G7 समिट हुई थी उसके दौरान 11 कंट्रीज ने एग्रीमेंट साइन किया है फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करने के लिए और इन 11 कंट्रीज में इंडिया भी एक सिग्नेटरी है। नेक्स्ट है सिप्री ईयरबुक 2021। सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो इसका मुख्यालय है ओस्लो में। ओस्लो नॉर्वे में है। सो ये ऑर्गेनाइजेशन वेपन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिश करती है और रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से रशिया और यूएसए में 90% से ज्यादा यानी दुनिया के 90% से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। इसके अलावा इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के जो न्यूक्लियर वॉरहेड हैं उनमें कमी आई है, यानी 2020 के मुकाबले 2021 में कमी आई है, जबकि पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉरहेड में बढ़ोतरी हुई है। तो आपको ये ट्रेंड ध्यान में रखना है। इंडिया के केस में ये कमी आई है, पाकिस्तान के केस में ये इंक्रीमेंट हुआ है। सिमिलरली चाइना के केस में भी ये इंक्रीमेंट हुआ है। अब आपको एग्जैक्ट नंबर याद नहीं रखने हैं क्योंकि आप कितने नंबर्स याद रख पाओगे। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स। अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट। फर्स्ट है ब्रिक्स जो कि है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। सो रिसेंटली ब्रिक्स यूनिवर्सिटीज की समिट आयोजित करवाई थी और ये आयोजित करवाई थी IIT बॉम्बे ने और इसका थीम था इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस साल के लिए जो ब्रिक्स का चेयरपर्सन है वो है इंडिया और ब्रिक्स की इस साल 13th समिट है। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट। सो ये 17th जून को मनाया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कंट्रोल करना और डेजर्टिफिकेशन और ड्रोट को कम करना और इनके इम्पैक्ट को रिवर्स करना। अब क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में एक ऑनलाइन पोर्टल न्यूज में था, ये है ISI पीडिया। सो ISI पीडिया क्या है? एक क्लाइमेट चेंज रिलेटेड पोर्टल है। नेक्स्ट है पाइन आइलैंड ग्लेशियर। सो ये ग्लेशियर अंटार्कटिका में है और ये न्यूज में थी क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण ये मेल्ट हो रही है। क्लाइमेट चेंज से ग्लेशियर्स मेल्ट कैसे होते हैं? क्लाइमेट चेंज के कारण जो ओवरऑल धरती का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से ग्लेशियर्स पर ज्यादा गर्मी हो रही है जिसकी वजह से वो मेल्ट होना शुरू करते हैं और इस मेल्टिंग की वजह से जो ओशन में वाटर लेवल है वो इंक्रीज होता है, तो जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनको डूबने का रिस्क रहता है। सो एक ही इवेंट से यानी क्लाइमेट चेंज से ही आपने ग्लेशियर मेल्टिंग को कनेक्ट कर दिया और ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से आपने जो वल्नरेबल आइलैंड्स है वहां पर फ्लड के इश्यू को भी कवर कर दिया। नेक्स्ट है सत्या नडेला। सो जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं उनको कंपनी ने
न्यू चेयरमैन के तौर पर अनाउंस किया है, वो स्टीव बाल्मर का प्लेस लेंगे। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। आज कोई टेस्ट नहीं होगा, तो आप एक दिन का ब्रेक लीजिए एंड अपने कंटेंट को दोबारा से रिवाइज करिए। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, सो प्लीज मेक श्योर कि आप एक्सक्यूज ना बनाए ना पढ़ने के, क्योंकि इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक डिफरेंट लेवल का गेम है और अगर आप एक्सक्यूज बनाओगे तो आप अपने पेरेंट्स का प्रीशियस मनी और अपना खुद का प्रीशियस टाइम दोनों वेस्ट कर रहे हो। सो प्लीज मेक श्योर कि आप सीरियसली चीजों को पढ़ें, नोट्स बनाएं, उनको प्रॉपरली रिवाइज करें, अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें, जैसे कि सिलेबस को फॉलो करना, सेकेंड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, थर्ड है टेस्ट सीरीज ताकि आपको पता चले कि आपका लेवल क्या है, फोर्थ है रिवीजन और फिफ्थ है आपके सोर्सेज को लिमिटेड रखना। एक और इम्पोर्टेंट बात, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि कमेंट में मुझे ये नहीं पता चल पाता कि आप किस स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप कमेंट लिखते हो तो उसमें आप एग्जाम यानी आपका टारगेट एग्जाम भी लिखिए, ताकि मैं एक बेटर तरीके से समझ पाऊं कि यहाँ पर किस टाइप के व्यूअर्स ज्यादा हैं। उसी के अकॉर्डिंगली हम कुछ और नए इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। जैसे अगर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की ऑडियंस ज्यादा है तो हम उन डायमेंशंस को ज्यादा कवर कर सकते हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप कमेंट में ये जरूर लिखिए, और ये आपको कई दिन लिखना पड़ेगा, तब जाकर मेरे को ये याद होगा कि कौन सा स्टूडेंट किस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। एनीवेज, दैट वाज ऑल फॉर द डे।